नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और इस एमसीक्यू सीरीज में आज हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेल आपका वीडियो डल चुका था, थोड़े कुछ दिनों का डिले हो गया क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था और हम बाहर भी चले गए थे। अब लगातार आपकी एमसीक्यू सीरीज चलती जाएगी। ये आपके प्रयोगशाला परिचारक से रिलेटेड वीडियो सीरीज होने वाला है। तो जो टेक्नीशियन के बेसिस पर कमेंट करते हैं उन स्टूडेंट को मैं बता देना चाहूँगा कि ये आपके काम आएगा, सारा एमसीक्यू आपके काम आएगा। मैंने इस वीडियो में आपको कुट वाले प्रश्न भी रखे हैं ताकि आप उस लेवल की भी तैयारी कर सको, बट यही फाइनली नहीं होगा, आपको इससे भी ज़्यादा मेहनत करने होंगी। ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है। जो प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी करें उन स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि ये एमसीक्यू सीरीज आपके लिए सफिशिएंट देन मोर रहेगा, सफिशिएंट देन मोर। इससे ज़्यादा आपको और भी कहीं से हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारा चीज़ हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपको यूट्यूब पर एमसीक्यू क्वेश्चंस करा दिया जाएगा, ठीक है। साथ में आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो आप हमारे जो कोर्स है प्रयोगशाला परिचारक का वो परचेस कर सकते हैं। साथ में टेस्ट सीरीज भी खरीद सकते हैं आप। तो अपना टेस्ट सीरीज दिलाते रहिए, कोर्स के साथ पढ़ते रहिए ताकि आप और लोगों से बेहतर हो सके, ठीक है। और साथ में ये मेरा एमसीक्यू सीरीज चल रहा है जो आपके लिए कारगर साबित होगा, ठीक। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे आज एनिमल किंगडम का। ये बाइलिंगुअल भी मैं लेकर आ गया हूँ, तो आप जो भी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले हैं कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होगी। पहले प्रश्न में क्या बोला है एनिमल किंगडम के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हुए भी चलेंगे पूरे क्लास में कि जंतु जगत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सही है। क्या पूछ रहा है आपको? सही है पूछ रहा है। ऐसे सही है, नहीं है, गलत है, ऐसी चीजों को आपको पहले ध्यान देना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एनिमल किंगडम। तो जंतु जगत के बारे में क्या है? तो जंतु जगत में बेसिकली फाइलम में बांटा गया है, संघ में बांटा गया है, अलग अलग किंगडम है। उस किंगडम के अंतर्गत एनिमल किंगडम में आप देखोगे तो आपको 10 प्रकार की किंगडम मिलेंगे। जैसे कि हम बात करें तो क्या होता है आपका? प्रोटेस्टा होता है, हाँ होता है, या प्रोटोजोआ संघ बोलते हैं उसी को ही। देन आपका क्या होता है? पोरीफेरा होता है, सेलिंट्रेटा होता है, एनीलिडा होता है, इकाइनोडर्मेटा होता है, कार्डेटा होता है, ऑर्थोपोडा होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसको आपको पढ़ना होता है। उसी में से आपको बताना है किस चीज के बारे में क्या चीज सही है। पहला ऑप्शन दिया है, स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट, प्रोटोजोआ एक कोशिकी एवं यूकैरियोटिक जीव है। कैसा है? एक कोशिकी एवं यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या है आपको बताना है। ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ और यूकैरियोटिक होता है सबसे बड़ा, मतलब जो ऑर्थोपोडा फाइलम है वो सबसे बड़ा है, बिगेस्ट फाइलम है आपके पूरे एनिमल किंगडम का। और ये एक प्रकार की यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं ये आपको बताना है, सही है या गलत। इकाइनोडर्मेटा प्राणियों में कैल्शियम युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है, मतलब जो उनका आउटर सरफेस होता है, स्केलेटन सिस्टम होता है, ये उसमें पाया जाता है। किसका? कैल्शियम का। ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और एनीलिडा बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। ये पूछ रहे हैं। अमीबा में प्रजनन विखंडन द्वारा होता था, अमीबा में गमन कुट पादों द्वारा होता है। इनमें से क्या सही है ये आपको बताने। इनमें से क्या सही है? पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, पांचवा, पहला, पांचवा, इनमें से सभी। तो चर्चा करते हुए मैं चलता हूं इस बारे में। जो स्टूडेंट्स अगर जानते होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जो प्रोटो जो होता है वो एक कोशिकी होता है, यूनिसेलुलर ही होता है, और दूसरा आपका यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का मैं मतलब बता देना चाहता हूं यहाँ पर। यूकैरियोटिक में आपके सेल होगा, सेल के अंदर का न्यूक्लियोलस नाभिक भी पाया जाएगा। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें केवल सेल होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार के नाभिक या अन्य ऑर्गन नहीं होते जो सेल के अंतर्गत मौजूद हो। तो ये तो सही था। ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ और यूकैरियोटिक जी है, ये भी सही है। यूकैरियोटिक होती है, सबसे बड़ा भी है। इकाइनोडर प्राणियों में कैल्शियम युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है। क्या बाह्य कंकाल इसमें पाया जाता है क्या? तो नहीं, इसमें जो होता है आपका बाह्य कंकाल उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। इसमें याद रखना ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और एनीलिडा बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक जी हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक
जीव के अंतर्गत नहीं आते, ये सब किस में आते हैं, यूकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, यूकैरियोटिक। कौन, स्पेशली आपका ऑर्थोपोडा। देन अमीबा में प्रजनन विखंडन द्वारा होता है और अमीबा में गमन कूटपाद द्वारा होता है, ये भी सही है। तो पांचवा सही मैंने बताया आपको, दूसरा सही बताया और पहला, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 5। 1, 2 और 5 ये आपके राइट आंसर होंगे। तो आपने बोला कि कूट वाले प्रश्न सिंगल लाइनर तो चल नहीं रहे सर, ठीक है, आप इस तरीके की इस लेवल की तैयारी करके अब जाइए। सेकेंड क्वेश्चन, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया खाली स्थान पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति होती है। अभी हम लोगों ने यहां पर पढ़ा ना एक लाइन, अमीबा में प्रजनन विखंडन द्विविखंडन वाला द्वारा होता है। ये द्विखंडन, द्विखंडन मतलब दो पार्ट्स में टूटना, और गमन भी करता है। ये जो कूटपाद बोला है ना, इसी को बोला जाता है क्या, स्यूडोपोडिया। क्या बोला जाता है, स्यूडोपोडिया। और इसी के माध्यम से अमीबा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। तो इसी को पूछा था किस पर मौजूद होता है, तो अभी मैंने बताया किस पर, अमीबा पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अमीबा पर मौजूद होता है। किस पर मौजूद होता है, ये अमीबा पर मौजूद होता है। ये ऑन कर देना तो ठीक है। तो ये अमीबा पर मौजूद होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला प्रश्न क्या बोलता है, ब्लैंक दिया आपको, फिल इन द ब्लैंक दिया। इसमें पूछ रहा है कि खाली स्थान के प्राणी अगतिशील होते हैं, मतलब एनिमल्स ऑफ ब्लैंक आर इमोबाइल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। ये जो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स होंगे वो भी इस चीज को समझना, जिन्होंने परचेस किया कोर्स, या फिर जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स होंगे जो एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। ये मैंने अगतिशील करके बताया, सॉरी गतिशील करके बता दिया था। ये जिस प्राणी के बारे में बात कर रहे हैं वो प्राणी क्या, अभी मैं बताता हूं आपको। ये मैंने गतिशील करके पढ़ा दिया था। ऑप्शन था पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, प्लेटिन हेलमिंथिस या नेमेडोटा। तो आंसर इसका होगा पोरीफेरा, ये अगतिशील होता है। इसको मैंने पूरा के माध्यम से आपको सारी चीजों को याद कराया था। तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि ये गतिशील नहीं होता, इसको एक बार सुधार लेना। क्या होता है, ये अगतिशील होता है। क्या होता है, अगतिशील होता है। क्लासेस में मैं और बता दूंगा, बट फिर भी। तो पोरीफेरा जो होता है वो अगतिशील होता है। ये स्पंज टाइप का होता है, स्पंज। ये पत्थरों के ऊपर जम जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाता, ठीक है। इसमें विशेषकर एक साइकन नाम का होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक स्पंजिला। तो स्पंज नुमा होता है, स्पंजिला। ये सब मैंने याद कराया हुआ है आपको। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या अचल होते हैं, जो चल नहीं सकते उसको अचल बोल रहे हैं। इमोबाइल, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा, और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े रहते। तो ऑप्शन है प्लेनेरिया, समुद्री एनीमोन, साइकॉन और एस्केरिस। तो अभी मैंने बताया क्या, जो आपका पोरीफेरा है वो स्पंज नुमा होता है और पत्थरों के ऊपर चिपका रहता है, इधर उधर नहीं जा सकता, गमन नहीं कर सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, साइकन। साइकन जो होता है वो आपका एक पोरीफेरा समूह का सदस्य होता है, और एक स्पंजिला या स्पॉन्जिला, ये दो नाम याद रखना, साइकन और स्पॉन्जिला पोरीफेरा के सदस्य हैं। बहुत पूछता है इनको एग्जाम में। अगला प्रश्न है, ब्लैंक श्वसनी, उत्सर्जक और परिसंचरण वालों अंगों से रहित होता है। रहित मतलब उसके अंतर्गत वो मौजूद होगा, उस प्राणी के अंतर्गत वो मौजूद होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रहित बोलते हैं, ठीक है। तो देखो भैया, तो क्या ऑप्शन दिया, स्पंज दिया, टेप वर्म दिया, थ्रेड वर्म दिया, लिवर प्लूक दिया है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा स्पंज। स्पंज के अंतर्गत होता है, ये सारी चीजें होती हैं, रहित होता है, ठीक है। सॉरी, रहित मतलब नहीं रहता है, रहित बोल रहा था, ये उसके अंतर्गत नहीं पाया जाता, सहित होता तो पाया जाता। तो श्वसनी, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंग, इसके अंतर्गत ये सब सिस्टम नहीं होते। मतलब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं होगा, और सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी इसके अंतर्गत नहीं पाया जाता है। रहित मतलब नहीं पाया जाता, सहित बोलता तो उसके साथ होता। तो याद रखना, स्पंज भी नहीं होता। क्यों, स्पंज है खुद, ये किसके ऊपर चिपका हुआ है, पहाड़ के ऊपर। तो ये इस तरीके की आकृति दिखती है, अगर कभी आपने सर्च मारा होगा तो ये पहाड़ के ऊपर ऐसे ऐसे ना चिपके हुए रहते हैं ऐसे, और थोड़े लेयर में रहते हैं ये ऐसे, थोड़े मोटे से, तो दबाओ तो ये दबते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जीव विज्ञान में स्पंज क्या है, एक कवक है, एक जीवाश्म है, एक पौधा है, एक पशु है। हम किस बारे में पढ़ रहे हैं भाई, हमारा लेक्चर क्या चल रहा है, एनिमल किंगडम। तो स्पंज को मैंने किसमें पढ़ाया, एनिमल किंगडम का एक फाइलम है पोरीफेरा, उसमें पढ़ाया। तो ये क्या होगा, एक प्रकार का एनिमल। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है, एक एनिमल है। क्या है, एक एनिमल है। अगला प्रश्न, हाइड्रा प्रजनन करता है विखंडन द्वारा, बहुविखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा या बाइनरी विखंडन द्वारा। तो हाइड्रा किसके द्वारा प्रजनन करेगा भैया, अपने आप को कैसे बनाता है। तो हाइड्रा के बारे में समझ लेना, ये जो हाइड्रा होता है इस प्रकार का कुछ दिखता है, ठीक है, ऐसे ऐसे इसमें कुछ बने रहते हैं, और यहां से ये एक ना अपना अंग निकालता है, और ये अंग धीरे धीरे करके बड़ा होते जाता है, ऐसे बड़ा होते जाता है। और जब ये इसके अंतर्गत पूरे इसके गुण आ जाते हैं तो ये खुद को अलग करके एक नया सा हाइड्रा बना लेता है, ये वाला अंग।
तो ये जो होता है उसका कारण होता है मुकुलन। क्या कारण होता है? मुकुलन कारण होता है। ये मुकुल निकालता है, जैसे कि कली, जैसे अदरक आप देखते हो, अदरक में बहुत सारे हाथ पैर टाइप के बने होते हैं, उस टाइप का ये एक अपना अंग निकालता है और उसको अलग करके फुलफिल कर लेता है अपने आप को और नया अपने समान जीव उत्पन्न करता है। तो मुकुलन बडिंग बोलते हैं इसको, हाइड्रा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? हाइड्रा के द्वारा किया जाता है। हाइड्रा के द्वारा किया जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न है, खाली स्थान का शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है। ऐसा कौन सा जीव है जो दो परतों से बना होता है? द बॉडी ऑफ ब्लैंक इज मेड अप ऑफ 2 लेयर ऑफ शेल, सिलेंट्रेटा, नेमेटोडा, एनीलिडा या प्लेटिन हेलमिंथिज। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होता है आपका सिलेंट्रेटा। क्या होता है? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा होता है वो दो परतों से मिलकर बना होता है। इसके ऊपर बाह्य परत और आंतरिक परत, दो प्रकार की चीजें होती है। सिलेंट्रेटा के बारे में और बता देता हूं, दो परत तो समझ गए आप। ये धागे नुमा संरचना होती है इसकी, धागे नुमा संरचना होती है। समुद्र में ही पाया जाता है ये विशेषकर, ठीक है। और इसके बारे में अगर आप को बताऊं तो एक ग्रेट बैरियर रीफ करके आपने सुना होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास पाया जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ। उस ग्रेट बैरियर रीफ का जो फॉर्मेशन है इसी सिलेंट्रेटा के द्वारा हुआ है, ठीक है, याद रखना। स्पेशली मूंगा की चट्टानें जो होती हैं इसी के समान होती है, इसी के अंतर्गत आती हैं, सिलेंट्रेटा के अंतर्गत। तो ये कोशिका की दो परतों से बना होता है, ठीक है। ये खुद क्या, अब बोलोगे सर मूंगा तो पत्थर नुमा होता है, ये कैसे जीव हो गया? ये शुरू में जीव ही रहता है, ये अपने बाहर से कैल्शियम कार्बोनेट को स्त्रावित करता है, बहाता है, और वही कैल्शियम कार्बोनेट ठोस होकर एक के ऊपर एक चिपक कर बहुत बड़ी आकृति ले लेती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न हुए हैं? तो विखंडन है, बीजाणु द्वारा जनन है, मुकुलन है, पुनर्जनन। अब देखो पहला आंसर देखते ही आपको ये नहीं मार देना है मुकुलन कि सर अभी तो हाइड्रा में आपने बडिंग बताया है। इसके साथ स्टारफिश के बारे में भी पूछ रहा है, प्लेनेरिया के बारे में पूछ रहा है। ये प्लेनेरिया आपके प्लेटेन हेलमिंथिज समूह के अंतर्गत है, उस फाइलम के अंतर्गत है। प्लेटेन हेलमिंथिज फाइलम में प्लेनेरिया आता है। तो ये क्या है? तो ये जो करते हैं पुनर्जनन करते हैं, रीजनरेशन करते हैं। इसको 2-3 भागों में तोड़ दो ना, ये तो खुद को पैदा कर लेते हैं। जब आप इसको तोड़ने जाओ तो ये खुद को पैदा कर लेते हैं। तो हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया ये किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो ये होते हैं आपके रीजनरेशन, पुनर्जनन के द्वारा होते हैं, ये ध्यान में रखना। हाइड्रा, स्टारफिश। तो अगर केवल हाइड्रा दे तो आप मुकुलन आंसर लोगे, लेकिन अगर इसमें ऑप्शन के साथ कुछ चीजें जोड़ दें तो रीजनरेशन आप याद रखना। इसको भी अलग से तोड़कर रख दो ना तो ये अपने आप को पैदा कर लेंगे। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा, इसी के समान एक युगलिना भी होता है, युगलिना को भी आप 2-3 पार्ट में तोड़ दो ना तो खुद को पैदा कर लेता है। अगला है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? ट्रिप्लोब्लास्टिक विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट अ ट्रिप्लोब्लास्टिक? अब ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है उसके चरण, उसके जो कोशिका के निर्माण के 3 अलग अलग चरण होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक। और जो 2 बार में बन जाता है उसको डाइप्लास्टिक बोलते हैं। क्या? डाइप्लास्टिक बोलते हैं, डाइब्लास्टिक बोलते हैं मेरे ख्याल से, डाइब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, सॉरी, क्या? डिप्लोब्लास्टिक। ऑप्शन आपको दिए जेलीफिश, एस्करीज, केंचुआ जिसको अर्थवर्म बोलते हैं हम लोग, और प्लेनेरिया। ये चारों में से कौन सा होगा? तो आपका जो जेलीफिश होता है ना, डाइप्लोब्लास्टिक होता है। क्या ये होता है? डाइप्लोब्लास्टिक। मतलब इसके 2 चरण होते हैं जब इसके कोशिका का निर्माण होगा। तो इसमें कितने चरण होंगे? केवल 2 चरण। लेकिन जब ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं तो इसमें 2 स्तर से नहीं, केवल टोटल 3 स्तर में ये अपने आप को फॉर्म करते हैं। तो कौन सा जानवर है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? तो आपका जेलीफिश नहीं है, ये डाइप्लोब्लास्टिक होता है। लेकिन एस्केरिस, केंचुआ और प्लेनेरिया, स्पेशली केंचुआ को तो याद रखना, ये क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अगला प्रश्न, कलिका द्वारा विकसित नया जीव क्या है? कलिका, द न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड बाय बर्ड इज। अभी आप कमेंट करके बताना, इसके बारे में अभी हम लोग 2 से 3 बार चर्चा कर चुके हैं। ऑप्शन दिया आपका कीटाणु, पैरामीशियम, हाइड्रा या अमीबा। ये क्या है? द न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड बाय बर्ड इज हु? अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और या फिर आपका हाइड्रा। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा 11th नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने पिछले वाले क्लास में भी बताया था और बहुत लोगों ने नहीं भी बताया था। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करो ताकि पता चले कि हाँ आप लोग अटेंटिव हो क्लास के साथ या नहीं हो, ठीक है। साथ में मैं ये भी बोलता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी किया करो। लाइक आपके कम आते हैं, लाइक जितना ज़्यादा आएगा उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, तब तो हम ये सीरीज कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक। तो ये ध्यान में रखना। जानवरों के लिए किस फाइलम को फ्लैट वर्म या चपटे कृमि भी कहा जाता है?
तो विच फाइलम ऑफ एनिमल इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। फ्लैट वर्म्स ना, फ्लैट को आपको प्लेट से याद रखना। फ्लैट मतलब प्लेट, प्लेट आपका फ्लैट होता है कि नहीं होता, तो उसी से याद रखना, प्लेट से। ऑप्शन दिया सेलिंट्रेटा, निमेटोडा, पोरीफेरा, प्लेटिन हेलमिंथी। तो प्लेट वर्ड यहीं आ रहा है, प्लेट और फ्लैट मैंने रिलेट कराया। तो आपके जो फ्लैट वर्म होते हैं, जो चपटे कृमि होते हैं, वो सब किस फाइलम में आते हैं आपके? प्लेटिल हेलमिंथीज। किसमें? प्लेटिल हेलमिंथीज में आते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन, अच्छा प्लेटिन हेलमिंथीज के बारे में एक चीज जानना ना, ये क्या होते हैं? ये परजीवी टाइप के होते हैं, मतलब खुद स्वतंत्र नहीं रह सकते, ये दूसरों के सहारे रहते हैं, और ये आंतरिक कोशिकाओं में रहते हैं, बाहरी नहीं रहते। ये अंदर, शरीर के अंदर आपके मौजूद रहेंगे और वहां से जीवन यापन करते हैं, केवल मनुष्य नहीं जंतुओं में भी। तो ये प्लेटिन हेलमिंथीज होता है। निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्रबिंदु होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज वेरी सिंपल आइज, इनफैक्ट ओनली लाइट डिटेक्टिंग आइज स्पॉट। तो मतलब लाइट स्पॉट बस होगा, ओके, और रोशनी को देख पाएगा कि हाँ आ रहा है, फुल्ली डेवलप नहीं होगा, कितनी दूरी पे है, क्या है, पास आ रहा है, दूर जा रहा है, ये नहीं समझ में आता उसको। तो ये फीटा कृमि है, प्लेनेरिया है, राउंड वर्म है, या फिर एस्केरिस है, क्या आएगा इसके अंतर्गत? तो इसका आंसर होता है आपका प्लेनेरिया। क्या होता है? प्लेनेरिया। तो प्लेट के बारे में ही बात कर रहे हैं, दूसरी बारे में प्लेनेरिया। तो कैसे? तो केवल आपका स्पॉट होगा, केवल बिंदु बस होगा प्लेनेरिया, ठीक है, ये याद रखना। तो ये जैसे मैं यहाँ पर डॉट बनाऊं तो ये क्या है? चपटा हुआ है। क्या है? चपटा हुआ डॉट बनाया। चपटा हुआ मतलब फ्लैट, सॉरी फ्लैट बोलता हूं, प्लेट। प्लेट से याद रख सकते हो क्या आप? प्लेनेरिया। क्या? प्लेनेरिया। इसी को हम लोग क्या बोले थे यहाँ पर? फ्लैट वॉर्म ही बोले थे, चपटा फ्लैट बोल सकते हो, ठीक है। फीता कृमि अलग होता है, टेप वॉर्म वो स्केलेरिज्म के अंतर्गत आता है, सॉरी स्केलेरिनमिन्थीज के अंतर्गत आता है। प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कि शायद आपको इंग्लिश में थोड़ा सा अलग एसेंट लगे, बट वही है चीज। 14 निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परजीवी का एक उदाहरण है? अंतः परजीवी मतलब क्या? जो आंतरिक सतहों पर रहेगा। क्या? आंतरिक सतहों पर रहेगा वो अंतः परजीवी। जो बाह्य सतहों पर रहेगा, सतह पर होगा, बाह्य परजीवी। तो क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडो पैरासाइट। एक एंडो पैरासाइट होगा, एक एक्सो, जो बाहर रहेगा वो एक्सो में आएगा, जो अंदर रहेगा एंडो में आएगा। आपका ऑप्शन है फीता कृमि, मतलब जिसको हम लोग टेप वर्म बोले, शरीर के जू, या फिर किलनी, या फिर सिर के जू। क्या होगे? तो सिर के जू भैया सिर के ऊपर ही रहेंगे, शरीर के जू शरीर के ऊपर रहेंगे। किलनी ये गाय भैंस में अधिकतर लगती है, वो भी शरीर के बाहर रहती है। बचा क्या आपका? वर्म। जो टेप वर्म होता है ये आपके शरीर के अंदर उपस्थित रहता है। कहाँ उपस्थित रहता है? ये टेप वर्म शरीर के अंतर्गत उपस्थित रहता है और वहीं से अपना भोजन करता है। भोजन कैसे करेगा? मतलब आप जो भी खाना खा रहे हो उसके माध्यम से ये भी पोषण कर रहा है। तो ये फ्लैट वर्म को याद रखना, सॉरी टेप वर्म, फ्लैट वर्म नहीं, टेप वर्म जो रहता है वो आपका अंतः परजीवी होता है। टेप वर्म, फीता कृमि। टेप वर्म फाइलम किससे संबंधित है? एस्के हेलमिंथीज, एनिलिडा, प्लेटे हेलमिंथीज या नीमेटोडा। तो जो आपका राउंड वर्म था ना, चपटा कृमि जो था, जो राउंड वर्म था, और जो चपटा कृमि बोलता हूं, फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म जो था आपका, चपटा कृमि जिसको बोलते हैं, वो आपके अंतर्गत आता है इसी के प्लेटिन हेलमिंथीज के। साथ में आप देखेंगे कि जो टैप वर्म रहता है वो भी आपके प्लेटिन हेलमिंथीज के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? ये प्लेटिन हेलमिंथीज के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? प्लेटिन हेलमिंथीज के अंतर्गत आएगा। तो ये ध्यान में रखना। तो दो हो गए, एक तो प्लेनेरिया मैंने आपको बताया था, प्लेनेरिया ये याद रखना, इसी फाइलम का है वो। फिर आपने क्या पढ़ लिया? टेप वर्म पढ़ लिया, इसी फाइलम का है यो। दूसरा आपने क्या पढ़ लिया? इसी में फ्लैट वर्म, चपटे कृमि, ये भी किसके अंतर्गत आएंगे? इसी के अंतर्गत, प्लेटिन हेलमिंथीज के अंतर्गत आते हैं। ध्यान में रखना। और ये परजीवी होते हैं, स्वतंत्र जीवी नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से नहीं रख पाएंगे, हमेशा ये परजीवी हैं। दूसरे की आवश्यकता होती है इनको जीने के लिए, और दूसरे में भी कैसे? बाहर के अंदर, तो आंतरिक रूप से। अगला है स्कैरिस का साधारण नाम क्या है? स्कैरिस, ब्लैक इज द कॉमन नेम ऑफ स्कैरिस, पिन वर्म, अर्थ वर्म, राउंड वर्म, टेप वर्म। तो टेप वर्म तो मैंने बता दिया, प्लेटिन हेलमिंथीज में आया था, तो ये आपका राइट आंसर होता है राउंड वर्म। अर्थ वर्म तो आपका केचुआ होता है, जो किस में आएगा? आपके एनिलिडा में आता है, एनिलिडा फाइलम के अंतर्गत आता है। तो राउंड वर्म इसका सही आंसर होगा। तो स्कैरिस का साधारण नाम होता है राउंड वर्म, और ये किसके अंतर्गत आता है? तो स्केली हेलमिंथीज के अंतर्गत आता है। देखो ये जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था स्केल हेलमिंथीज, इसके अंतर्गत आता है आपका राउंड वर्म। प्लेट वाले में चपटा वाला आया था आपका, फ्लैट वर्म आया था, टेप वर्म आया था, तो ये दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। और प्लेनेरिया, इसका याद रखना ना, दोनों वर्म वाले तो कंफ्यूजन होता है। इसको स्केल से याद रख ले। स्केल आपका लंबा होता है, लेकिन फ्लैट वाला किस में आ रहा है? सॉरी राउंड वाला किस में आ रहा है? स्केल। स्केल मतलब स्केल हेलमिंथीज से याद रख लेना, ठीक है।
और प्लेट आपका राउंड होता है, लेकिन इसमें टेप वाला आ रहा है, लंबा वाला, तो जस्ट अपोजिट है। अगला प्रश्न है सही जोड़ी का मिलान करने। एक तरफ आपका फाइलम का नाम दिया है, दूसरी तरफ इस कौन कौन से एनिमल इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि पहला है ऑर्थोपोडा, दूसरा है मोलास्का, तीसरा है प्रोटोजोआ। ये तीन में आपको बताना है। सिंपल सी चीजें हैं। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा आपका फाइलम होता है, पहले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने किया। इसके अंतर्गत अर्थ पर रहने वाली सारी चीजें, जैसे चींटी अर्थ पर है, हाँ आएगा। मकड़ी अर्थ पर, हाँ आएगा। बिच्छी, हाँ आएगा। मधुमक्खी, हाँ आएगा। कॉकरोच आपका आएगा। तो सारी जो अर्थ पर पाई जाती है वो सारी ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आती है और इसीलिए सबसे बड़ा फाइलम भी होता है। तो देखो कौन सा ऑप्शन में उस टाइप का दिख रहा है। अमीबा, एंट अमीबा, ये तो नहीं हुआ। तिलचट्टा, खटमल, मक्खी, हाँ ये दिख रहा है भैया। तिलचट्टा हो गया मतलब कॉकरोच, कॉकरोच आपके बर्ड बैग हो गया, फ्लाई हो गया। मक्खी जो होता है आपका मॉस्किटो हो गया, लॉबस्टर हो गया, झींगा मछली, केकड़ा, ये सारे के सारे आपके ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। विशेषकर जो कीट वाला संवर्ग होता है ना, कीट वाला, कीट संवर्ग जिसको बोले हम लोग बोलते हैं इंसेक्ट, आपका वर्ग जो होगा इंसेक्ट वाला, वो सारे के सारे ऑर्थोपोडा में आएंगे। मुलास्का, मुलास्का से हमेशा मुलायम चीज याद रखना, जो भी मुलायम वाली चीजें होती है वो इसी के अंतर्गत आती हैं। बस इसके बाहरी आवरण में हार्ड चीजें होंगी, जैसे कि घोपा, घोंघा के अंतर्गत जो चीज होता है ना, जो जीव होता है वो बहुत मुलायम होता है। सीपी, सीपी के अंदर का भाग मुलायम होता है। तो जो भी मुलायम वाला होगा वो मोलस्का में आएगा, लेकिन इसके बाहरी आवरण में कैल्शियम कार्बोनेट का ठोस सतह होता है, तो ये ध्यान में रखना। इसमें अपवाद है, जिसके अंतर्गत सतह नहीं होगा, वो है आपका ऑक्टोपस। ऑक्टोपस ऐसा है जिसके बाहरी आवरण में आपको कवच नहीं दिखेगा, आउटर सरफेस नहीं दिखेगा, लेकिन ये सब में होता है। घोंघा में होगा, सीपी में होगा, आपका शंख जो होता है उसमें होता है। तो ये सब के अंतर्गत आते हैं सेल, क्लैम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ए का तो आपका 2 मिल गया, बी का 3 मिल गया। प्रोटोजोआ, यही सब तो आएंगे प्रोटोजोआ में। सारे एक कोशिकीय जो यूनिसेलुलर जो आपके ऑर्गन्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोटोजोआ में आते हैं। अमीबा, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, ठीक है, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा। कमेंट करके बताना जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं या फिर ऑनलाइन, ये मैंने पढ़ाया हुआ है डिसीज में। हिस्टोलिटिका कौन सी बीमारी होती है इससे, एक बताना मुझे। ट्रिपनोसोमा कौन सी बीमारी के ये वाहक है, मतलब ये जो जीवाणु आपके शरीर के अंतर्गत जब जाएंगे, जब प्रोटोजोआ पैरासाइट्स जब आपके शरीर में जाएंगे तब होगा। तो ट्रिपनोसोमा से कौन सा बीमारी होता है और हिस्टोलिटिका से कौन सी बीमारी होती है, मैं अगले वीडियो में अपने बता दूंगा, बाकी जिनको नहीं पता है। लेकिन अभी जो हमारे क्लासेस को अटेंड करते हैं वो बताइएगा। और जो बाकी स्टूडेंट अटेंड करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास भी अवेलेबल है, आप आ सकते हैं। हमारे एड्रेस पर नीचे आपको शो हो रहा होगा, उस एड्रेस पर आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन भी परचेस करना चाहते हैं तो मैंने आपको माध्यम बता दिया है, हमारे ऐप के माध्यम से आप परचेस कर सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8770123687। इस पर कॉन्टैक्ट करके आप परचेस कर सकते हैं सारी जो भी कंटेंट आपको चाहिए, जो भी आप सिलेबस पढ़ना चाहते हो। तो इसका ए का 2 था, बी का 3 था, सी का 1 था। अगला, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। तो नहीं करता है बोला ना, ध्यान रखना प्रश्न में नहीं, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पर हाइड्रा दिख रहा है। आपने पढ़ा है बडिंग हाइड्रा करता है, लेकिन नहीं बोला है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो करता है। तो कौन सा नहीं करता है ये आपको बताना है, कौन सा नहीं करता है। तो ऑप्शन में क्या है आपका, मूंगा है, हाइड्रा है, स्पंज है, एनीलिडा है। तो आपका आंसर होना चाहिए एनीलिडा। जो एनीलिडा होता है वो भैया केंचुआ और जोंक इसके अंतर्गत आते हैं। जोंक आ जाएगा, केंचुआ आ जाएगा। ये जो होते हैं ये बेसिकली एनीलिडा के अंतर्गत आने वाले होते हैं। खंडों में बटा होता है इनका शरीर। ये जो होते हैं बडिंग नहीं करते, ये किसी प्रकार से बडिंग नहीं करेंगे, इनका प्रजनन होता है अलग तरीके से। तो बडिंग के द्वारा ये प्रजनन नहीं करते, मतलब इनका जो होगा रिप्रोडक्शन वो बडिंग के द्वारा नहीं होता है। तो एनीलिडा याद रखना, बाकी चीज बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन खुद को कर सकते हैं। अगला है त्वची श्वसन, ठीक है। कैटेनियस रेस्पिरेशन ब्लैंक ऑकर्स इन, मतलब किस में पाया जाता है, पक्षियों में, इंसानों में, केंचुओं में या मछलियों में। एक बात बताओ, आप क्या सतह से सांस लेते हो, क्या नहीं लेते, तो आपके अंदर नहीं आएगा। पक्षियां क्या सतह से सांस लेती हैं, त्वचा से नहीं लेती हैं। केंचुआ हुआ मछली, मछली के गिल्स पाया जाता है, गिल्स के माध्यम से सांस लेती है, गलफड़ों के माध्यम से, ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या बचा, केंचुआ। तो ये एक तरीका है जिससे आप एलिमिनेट करके भी आंसर को ला सकते हो सकता है आपको चारों के बारे में नहीं पता था, ये आंसर ही नहीं पता था इसका, लेकिन एलिमिनेट तो कर सकते थे। भैया पक्षियों में तो नहीं होता, उनके भी नाक कान बने रहते हैं, इनके भी होते हैं, इनके भी होते हैं, गिल्स होता है। केंचुओं में तो नहीं होता, केंचुआ स्किन के माध्यम से करते हैं, इसलिए तो मिट्टी के अंतर्गत जीवित रह पाते हैं। और केंचुए को क्या बोला जाता है, क्वेश्चन नंबर 19 है, याद रखना। केंचुओं को क्या बोला जाता है और क्या नाम है, किसानों के लिए इसको किस नाम से जाना जाता है, खेती किसानी में इसका यूज होता है, तो इसको क्या मित्र बोला जाता है, याद रखना, बताना मुझे कमेंट करके। अगला प्रश्न है
20 कीट किसके द्वारा सांस लेते हैं? कीट फेफड़े के द्वारा, त्वचा के द्वारा, गलफड़े के द्वारा या श्वास छिद्र के द्वारा? किसके द्वारा करेंगे ये? तो ये सब श्वास छिद्र के द्वारा करते हैं। किसके माध्यम से? श्वास छिद्र के माध्यम से। द इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू व्हाट? तो वेंट्रल पोर्स, पोर्स मतलब छिद्र होता है, वेंट्रल पोर्स रहते हैं इनके अंतर्गत, कीटों के अंतर्गत, उसके माध्यम से सांस लेते हैं। इसको स्पाइरिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी वेंट्रल पोर्स को स्पाइरिकल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पाइरिकल भी बोला जाता है। इसी के माध्यम से लेंगे। गिल्स के माध्यम से मैंने बता दिया, जितने भी जली जीव हैं आपके वो लेते हैं। त्वचा स्किन के माध्यम से आपका केचुआ जो कि हो गया, फेफड़े जो हो गए, इससे हम लोग लेते हैं विशेषकर। अगला प्रश्न है, पादपों को समूहों में विभाजित किया गया है, निम्न विकल्प में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? ठीक, मतलब प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ द फॉलोइंग। तो प्लांट्स को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया? वैसे तो दो होते हैं, एक पुष्पोद्भिद एक अपुष्पोद्भिद, जिसमें पुष्प खिले और एक में पुष्प ना खिले। फिर उसको फिर दो प्रकार के करते हैं, जिसमें पुष्प नहीं खिलता उसको ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा, 3 पार्ट में बांटते हैं। और उसमें भी थैलोफाइटा के और 3 अलग अलग भाग हो सकते हैं। उसके अंतर्गत होगा आपका एल्गी, फंजाई एंड लाइकेन। ठीक है, लाइक वैसे जिसमें पुष्प खिलते हैं उसके अंतर्गत 2 होते हैं, एक आपका एंजियोस्पर्म और एक आपका जिम्नोस्पर्म। तो ये तो आएंगे ही आएंगे। थैलोफाइटा में भी मैंने बोला तो ये तो आएंगे ही आएंगे। ऑर्थोपोडा ये एनिमल किंगडम में आता है, एनिमल किंगडम में आता है। और सबसे बड़ा एनिमल किंगडम है कौन? आपका ऑर्थोपोडा, पूरे किंगडम में। लेकिन जली में पूछे, समुद्री जीवन में पूछे, सी में पूछे, तो उसके लिए आपका होता है मोलस्का। कौन होता है? मोलस्का। तो ऑर्थोपोडा नहीं था, बाकी सब थे। पशुओं के इनमें से किस फाइला को, फाइला मतलब किस वर्ग में उनके पैर जुड़े होते हैं? नोमेटोडा, इकाइनोडर्मेटा, एनिलिटा, ऑर्थोपोडा। तो कीट संवर्ग किस में आता है? ऑर्थोपोडा में। तो ऑर्थोपोडा संवर्ग के जो लोग रहते हैं, कीट संवर्ग, लाइक मकड़ी, लाइक आपका बिच्छू, लाइक जो भी आपके जैसे कि मच्छर हो गए या फिर कॉकरोच हो गए, तिलचट्टा हो गया, ये सारे के सारे किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा में आते हैं। तो ये सब क्या रहते हैं? विशेषकर आप देखोगे कि इसमें जो पैर होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं। क्या होते हैं? पैर जुड़े हुए रहते हैं, याद रखना। क्या रहते हैं? इसके पैर जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बारे में और समझ लो। ऑर्थोपोडा के बारे में क्या? ऑर्थोपोडा जो है सबसे बड़ा फाइलम है, ये भी मैंने बताया। ठीक है, सबसे बड़ा होता है। दूसरा पॉइंट, ऑर्थोपोडा में सारे कीट आते हैं, ये आप रख लें। तीसरा पॉइंट, इसके जो कीट होते हैं ना, ये 3 पार्ट्स में बटे होते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से भैया? तो एक तो आपका इसका हेड पोजीशन होगा, हेड मतलब सिर वाला भाग। एक इसका मिडिल पार्ट होगा, मध्य भाग। और एक इसका होता है पैर, लेग्स। तो 3 पार्ट में बटा होता है, एक तो सिर, एक पूरा मध्य भाग और इसका पैर होता है। इसमें विशेषकर 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, किसी किसी में 4 जोड़ी भी होते हैं, जैसे कि मकड़ी 3 जोड़ी या 4 जोड़ी इसमें पैर पाए जाते हैं। ये ऑर्थोपोडा इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये ध्यान में रखना, इसके 3 भाग होंगे। ये सब पहले तो बता दिया सबसे बड़ा होता है, और दूसरा चीज भी बता दिया कि क्या है ये, इसके अंतर्गत सारे कीट संवर्ग आते हैं। कॉकरोच भी इसी में ही आएगा। कॉकरोच के बारे में भी जान लो। कॉकरोच मैंने बोल दिया। तो कॉकरोच जो होता है, इसका जो खून होता है ना, सफेद रंग का होता है। किस रंग का होता है? सफेद रंग का होता है इसका खून। ठीक है, सफेद रंग का खून होता है। ठीक, तो ये याद रखना कॉकरोच के बारे में। इसमें आपके 13 चैम्बर होते हैं, 13 कक्ष। किसमें? हार्ट में। 13 चैम्बर होते हैं इसकी हार्ट में। अगला है, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? कभी कभी पूछ देता है, आपके 10th बेस का एग्जाम है तो हो सकता है पूछ लिया जाए, तो ये याद कर लो, रीड कर लो। ठीक है, और जिनको लग रहा होगा कि सर आप केवल कोर्स में बहुत ज्यादा मात्रा में पढ़ाते होगे, नहीं, कोर्स वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर देख रहे होंगे मेरे ख्याल से। ऐसे कुछ चीजें जो है मैं कोर्स में भी नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं एमसीक्यू के माध्यम से लाता हूँ ताकि उन लोगों को याद हो, आपको भी याद हो, जो फ्री में पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? देखो, मक्खी को बस बोलता ना तो फानिया बोला जाता है, फानिया। लेकिन घरेलू मक्खी बोला है तो इसमें आपके ऑप्शन क्या कह दिए? देखो, होमोसेपियंस, तो ये तो हो नहीं सकता, एलिमिनेट कर सकते थे आप आसानी से। ये मनुष्य का होता है, फानिया मक्खी का होता है। बता, ट्रिटिकम एस्टिवम, क्या? ट्रिटिकम एस्टिवम। और एक होता है आपका मुज्का डोमेस्टिका, क्या? मुज्का डोमेस्टिका। तो ये जो ट्रिटिकम एविस्टिकम होता है ना, ये आपके गेहूं का होता है। किसका होता है? गेहूं का, गेहूं का होता है। और मुज्का डोमेस्टिका होता है। तो घरेलू बोला था तो घरेलू से डोमेस्टिक वर्ड आप रिलेक्ट कर सकते थे, और यही आपका सही आंसर है, मुज्का डोमेस्टिका। क्या? मुज्का डोमेस्टिका, ये आपका राइट आंसर है, जो कि क्या है? एक मक्खी का नाम होता है। किसका? मक्खी का नाम होता है, मुज्का डोमेस्टिका। ठीक, तो ऐसे एलिमिनेट करके भी आंसर ला सकते हो अगर नहीं पता है तो। कीवर्ड रिलेट क्या करो, क्या बोल रहा है, क्या चीज नहीं बोल रहा है।
अगला प्रश्न, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह क्या है? निमेटोडा, ऑर्थोपोडा, एनीलिडा या मोलस्का? तो बता चुका हूं भाई, बार बार बता चुका हूं, कमेंट करके बताना 24वां का आंसर। 25वां, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? मकड़ी के, सहस्त्रपात के, गोजर के, व्याध, पतंग के। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लेग्स? स्पाइडर, मिलीपेड, मिलीपेड इसको भी लिख दिया, ये अलग चीज होता है। एक होता है आपका ड्रैगन फ्लाई। तो भैया सीधी सी बात है, सहस्त्र पद लिखा है, हिंदी वाले तो सहस्त्र वर्ड से ही समझ जाते कि 1000 पांव की बात कर रहा है, पैर की। तो मिलीपेड ही जो होता है, ये हटा देना, मिलीपेड ही जो होता है वो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। जिसके सहस्त्र पाद है उसी के अधिकतम पैर होंगे। तो मकड़ी में कितने होते हैं सर, ये भी बता दो, बाकी का तो नहीं पता। मकड़ी का जरूर पूछता है, मकड़ी का पूछता है। इसमें 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, प्लस इसमें 4 जोड़ी आंखें भी पाई जाती, 4 जोड़ी पैर और 4 जोड़ी आंखें दोनों पाई जाती मकड़ी के अंतर्गत। मकड़ी के बारे में एक और याद रख लो, मादा मकड़ी को क्या बोलते हैं? तो ब्लैक विडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक विडो बोला जाता है मादा मकड़ी को। और ये अपने लार के माध्यम से ना पूरा जाल बुनती है, लार होता है उसका जो जाल बनता है वो। निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जाता? सोशल इंसेक्ट किसको नहीं कहा जाता? मधुमक्खी को, झिंगुर को, टर्माइट को, चींटी को। कौन कौन से आपके घर के आसपास दिख जाते हैं? मधुमक्खी भी घर में छत्ता बना लेती, तो सोशल हो गई। टर्माइट घून वून जो देखते हो होता ही है। चींटी घर में होता ही है। झिंगुर ये कभी कभी घर में आता है, बारिश के मौसमों में, हमेशा रहता है कि घर में नहीं। तो ये क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं, कौन सा नहीं है पूछा है। तो सोशल इंसेक्ट के अंतर्गत आपका झिंगुर नहीं आता है, बाकी चीजें आती है। अब ऐसे प्रश्न फॉर्म किए जाते हैं भाई, ये पढ़ाने वाली चीजें थोड़ी ना कि आपको बताया जाए कि हाँ चींटी जो है घर में है, मधुमक्खी घर में आती है, टर्माइट घर में हो सकते हैं। ये आपके सेंस पर डिपेंड करता है कि आप इसके आंसर कैसे दोगे। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं फिर आप हड़बड़ा जाते हो कि क्या कैसे हो सकता है। हड़बड़ाना नहीं है, आपको सोचना है। मधुमक्खी क्या घर में नहीं आती? आती है, सोशल हो गई। टर्माइट घर में आती है, सोशल। चींटी घर में रहती है, सोशल। झिंगुर नहीं पाए जाते। झिंगुर आपके बारिश के दिनों में टर 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 जो आवाज आता है अजीब टाइप का, उसमें दिखेंगे, बाकी नहीं दिखेंगे। अगला है, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? अभी मैंने बताया 1 2 4 या 8, तो 4, 4 जोड़ी आंखें होती है। इनमें से अब जोड़ी का मतलब पूछा ना, नंबर में पूछता तो 4 जोड़ी मतलब 8, 4 दूनी 8, 8 आंखें हो जाती। लेकिन नंबर में पूछा, जोड़ी में पूछा था, पेयर में पूछा था 4 पूछा ना। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ आईज डू स्पाइडर हैव? 4। नंबर में पूछे तो 8। इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? मधुमक्खियों के, मक्खियों के, तितलियों के या दतइयों और भंवरों के। तो दांत की जब बात करें तो इसका डंक होता है, जैसे बिच्छू का डंक होता है वैसे मधुमक्खियों का डंक होता है। मक्खियों के इसके भी दांत वात नहीं होते, तितलियों के भी दांत वगैरह नहीं होते, इनके दांत होते हैं ततैया। तो वेस्प और बम्बल बीज जो होते हैं इनके दांत पाए जाते हैं, याद रखना, ठीक है। तो दतइयों के, भंवरों के जो होते हैं दांत पाए जाते हैं, याद रखना। भौरे को ऐसे रिलेट कर लेना, एक गेम हम लोग खेलते हैं भौरा चलाने वाला, छत्तीसगढ़ के लोग तो खेलते ही हैं। तो भौरा चलाते हैं, उसमें एक नुकीला पोर्शन निकला रहता है ना, वो दांत है समझो। तो भौरों के दांत होते हैं, याद रखना। अगला है, अब ये कोई नहीं बोलेगा ना कि सर ये भी, तो ये डंक मारती बोलते, दतइया ने काटा है, इसने डंक मारे, डंक मारकर चले जाता है, ये काट देता है, ठीक है। खून भी आ जाता है दतइया के काटने से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? शायद इंग्लिश हिंदी वाले को भी यहां पर दिक्कत हो। मोलस्का लिखा है तो आप समझ जाओगे मोलस्का मतलब मुलायम। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फाइलम मोलस्का? कौन सा नहीं है भैया? घोंघा, एंटीडोन, ऑक्टोपस, कैटन। तो मैंने तो घोंघा के बारे में बताया, स्नेल के बारे में, ये तो होता ही है, ये तो मैंने बताया। ऑक्टोपस के बारे में भी मैंने बताया, कैटन भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो बचा क्या? एंटीडोन। आपका ये राइट आंसर होगा एंटीडोन, ऑप्शन नंबर बी। ये जो होता है मोलास्का संघ के अंतर्गत नहीं आता। कौन नहीं आता? एंटीडोन जो होता है वो मोलास्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। ऑक्टोपस के बारे में बता देता हूँ कुछ चीजें। इसके 8 पैर, सॉरी हाँ 8 पैर होते हैं। किसके होते हैं? इसके 8 पैर। किसके? ऑक्टोपस के। ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं। इसके 9 दिमाग होते हैं। कितने होते हैं? 9 दिमाग। मैंने अपने कंटेंट में रॉन्ग बता दिया था तो मैंने इसको सुधरवाया भी है। इसके पास 9 दिमाग होते हैं, 8 इसके पैरों में, और एक सेंट्रल ब्रेन होता है इसका। एक सेंट्रल ब्रेन होता है, कुछ इस टाइप का दिखता है। ये ऐसे आंख बने होती हैं, जैसे 8 ठोक ऐसे अलग अलग ऐसे पैर इसकी निकली हुई रहती है। ऐसे बना लेना आप लोग 8 ठोक। तो यहाँ सेंट्रल ब्रेन होता है, बाकी हर पैरों में इसके सारे हाथों में, इसके पैरों में क्या पाया जाता है? ब्रेन पाया जाता है। और ये ऐसा है जो अपने ब्रेन को ना, हाथ को ना खुद ही तोड़ देता है। अगर इसको पकड़ने जाओ तो अपना हाथ अलग करके भाग जाएगा।
तो ये होता है। और जिस जगह जाता है उस रंग को ले लेता है, अपना रंग कन्वर्ट करता है। जैसे गिरगिट का रंग बदलता है वैसे इसका भी रंग बदलता है, याद रखना। ठीक है, इसको और कौन से नाम से जानते हो? तो डेविल फिश भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? डेविल फिश भी बोलते हैं। अब देखो, मैं आपको सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से बताते चल रहा हूँ, जिसको लिखना है वो लिखते चलिएगा, ठीक है, ताकि आपके काम आ सके ये सब। तो ऑक्टोपस के बारे में हो गया। ये एंटीडोन जो था ये आपके मोलास्का संघ में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, सही जोड़ी का, ये जीव दिया इधर संघ दिया, मतलब ऑर्गेनिज्म कौन कौन से? फाइलम। घोंगा अभी मैंने बताया किसके अंतर्गत आएगा, ये मोलास्का के अंतर्गत आएगा। केचुआ, केचुआ मैंने बताया एनीलिडा ग्रुप में छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है, मतलब टुकड़ों में इसकी शरीर हिस्सों में बटा होता है। तो केंचुआ देखना, ये थोड़ा सा पहले ऐसे चलेगा, फिर ऐसे पास लाएगा अपने शरीर को, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा। तो ये केंचुआ है। केंचुआ के साथ आप जोंक को भी याद रखना, ये अर्थवर्म्स है। कॉकरोच, कॉकरोच के बारे में बोला, मतलब इंसेक्ट में आता है, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसका ब्लड व्हाइट होता है, याद रखना। ठीक है, फिर है स्टारफिश। स्टारफिश जो था वो इकाइनोडर्मेटा में आता है। इकाइनोडर्मेटा के बारे में भी सुन लो। इकाइनोडर्मेटा, इकाई वर्ड आ रहा है, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा में इकाई वर्ड, इकाई मतलब एक हो सकता है, लेकिन स्टारफिश 5 इसके हाथ पैर या कांटे बोल सकते हो, कांटे नुमा संरचना होती है इसकी, 5 होते हैं। तो इकाई भले लेकिन 5 वाला चीज आता है, स्टारफिश इसी के अंतर्गत आएगा, याद रखना। तो स्टारफिश को बहुत पूछता है कौन से फाइलम में आता है। ये फिश के फाइलम में नहीं आता, ये आपके जो स्तनधारी होते हैं, या क्या बोल सकते हैं उसको, स्तनधारी ना बोलते हुए फिश जो आपका वर्ग होता है, संवर्ग होता है, उसमें नहीं आता ये। तो किस में आता है? इकाइनोडर्मेटा में आता है। कुछ ऐसी मछलियां हैं जो इसी में आते हैं, जैसे झींगा मछली। झींगा मछली बता, लेकिन कीट में पढ़ते हैं हम लोग, इसमें नहीं पढ़ते, याद रखना। तो पूछ सकता है, तो झींगा किस में आ रहा था? आपके ऑर्थोपोडा में आ रहा था। स्टारफिश वैसे किस में आ रहा है? इकाइनोडर्मेटा में। मिला लेना जो मैंने बताया है। अगला प्रश्न, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? लाल, नीला, गुलाबी, काला। तो कॉकरोच का बता दिया सफेद, इसका होता है नीला। ब्लू कलर का इसका रंग होता है, हीमोसाइनिन पाया जाता है इसमें, हीमोसाइनिन पाया जाता करके इसका रंग नीला होता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव के अंतर्गत आते हैं? कौन से आते हैं भैया, देखना। ऑप्शन क्या कह दिया है? इकाइनोडर्मेटा, ऑर्थोपोडा, निमेटोडा या फिर मोलस्का। इंग्लिश में भी यही नाम है। कौन सा है जो भैया विशिष्ट समुद्री, मतलब फ्री लिविंग कौन सा कर सकता है मरीन के अंतर्गत, समुद्र के अंतर्गत? तो ऑर्थोपोडा तो जमीन में पाए जाते तो हो नहीं सकता था, निमेटोडा भी हो नहीं सकता है, मोलस्का ये पाया जाता है लेकिन ये मुलायम होते हैं। ठीक है, और ये संघ में साथ में घूमते फिरते वाले होंगे। तो जो विशेष प्रकार का होता है वो आपके इकाइनोडर्मेटा आते हैं। क्या आते हैं? आपके इकाइनोडर्मेटा। ये जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं ना, ये फ्रीली कहीं भी अकेले रह सकते हैं। ठीक है, किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने के लिए विशेष समुद्री जीव होते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा होता है। कौन होता है? इकाइनोडर्मेटा। इसके अंतर्गत अभी मैंने क्या बताया था आपको? स्टारफिश, कैटल फिश भी इसी में आता है, कटल फिश बोलते हैं शायद, कटल फिश। कटल फिश भी इसी के अंतर्गत आता है, ध्यान में रखना। इनके अंतर्गत कांटे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कांटे पाए जाते हैं कटल फिश के अंतर्गत, याद रखना। पक्षी वर्ग के लिए सही है क्या है? विच इज ट्रू फॉर बर्ड्स। अच्छा, बर्ड्स के लिए क्या है? बालों के बिना शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। तो उसमें बाल होते हैं क्या यार? फर्स होते हैं, हेयर नहीं होते। तो ये तो नहीं हो सकता। तो कौन सा सही है बोला ना? तो पहला तो नहीं है सही। पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। हाँ, हो सकती है, पंख तो होते हैं उसके में। इसके हृदय में 4 कक्षी तथा 1 जोड़ी पैर होते हैं। हाँ, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फिर आपका यह एक समतापी प्राणी होता है? नहीं, समतापी नहीं होता। ये बालों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन होते नहीं, तो बाल तो होता ही नहीं है। तो ग्रंथि विहीन तो सही बात था, लेकिन पंखों के साथ था। शुष्क और ग्रंथि विहीन, बाल के साथ नहीं है। तो एक तो दूसरा ही सही हो गया, तो चौथा तो दूसरा ही सही होता। पंख होते, उसमें बाल नहीं होते। अगर पंख वाला ऑप्शन नहीं होता तो मैं एक बार बाल के बारे में सोचता भी, लेकिन पंख वाला ही सही है। इसमें ड्राइंग एंड ग्लैंडलेस स्किन विथ फेदर्स होता है। ठीक है, तो ग्रंथियां नहीं रहती उसमें, शुष्क रहती है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 1 जोड़ी पैर होते हैं, सही बात है। समतापी प्राणी होते हैं क्या? तो समतापी प्राणी, समतापी मतलब होमोथर्मिक एनिमल्स। इसका टेम्परेचर हाई रहता है वैसे तो ब्लड का, लेकिन समान ताप पर रहता है। आप किसी भी मौसम में देखो उसके ब्लड का, आपका जैसे ब्लड का जो टेम्परेचर होता है, जैसे हम लोग मनुष्य, हमारे ब्लड का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वैसे कह सकते हो कि आप उसका भी चेंज नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी बोलता हूं, सी करेक्ट हो जाएगा। 2, 3 और 4। कौन सा? 2, 3 और 4 इसका राइट आंसर होगा।
2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का? शतपथ, सीपी, ऑक्टोपस, घोंगा, मतलब स्नेल, ऑक्टोपस, क्लैम और सेंटीपीड। तो ये तो होता है सीपी, जिससे सीप मोतियां आपकी निकलती। घोंगा भी होता है मोलस्का में, ऑक्टोपस तो है ही, मैंने पढ़ाया। तो बच गया आपका शतपथ। सेंटीपीड नहीं होता, सेंटीपीड इसके अंतर्गत नहीं आएगा। किसके अंतर्गत? आपके मोलस्का के अंतर्गत नहीं आता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे और अन्य कीटों का उत्सर्जन तंत्र है? कौन सा उत्सर्जन तंत्र है भाई? क्या क्या दिया है? श्रृंगिक ग्रंथियां, मतलब हॉर्नेट ग्लैंड्स, फिर है मालपिघियन नलिकाएं, ठीक है, मालपिघियन टूल्स, नेफ्रिडिया या फिर श्वास नली। किसके माध्यम से करते हैं कीट उत्सर्जन? तो ये करते हैं ये मालपिघियन नलिकाओं के द्वारा। किसके माध्यम से? मालपिघियन नलिकाओं के द्वारा ये अपना उत्सर्जन करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मालपिघियन नलिका। पीले कलर की होती है, बहुत सारे नंबर्स में होती है, 100, 150 ऐसे भी हो सकती हैं। ये नलिकाएं पाई जाती हैं किसी भी प्रकार के जीव में जो इसके अंतर्गत आएंगे, जैसे कि तिलचट्टा हो गया, कीट संवर्ग, यही तो आता है ना, इंसेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो इंसेक्ट के अंतर्गत ये वाली नलिकाएं होती जो क्या करती हैं? उत्सर्जन करती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाती है। अगला प्रश्न, मैं थोड़ा रुक रुक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गले में थोड़ा सा पेन हो रहा है, ठीक है। प्रश्न है कि जल संवहनी प्रणाली किसमें पाई जाती है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन समुद्री खीरा, समुद्री फूल, समुद्री पिच्चक, मतलब जिसको बोलते हैं सी पेन, या फिर इसको सी एनीमोन, और ये सी कुकुम्बर, या फिर असोमिन सी हॉर्स। तो ये जो पाया जाता है ना जल संवहन प्रणाली, इसमें ही पाया जाता है, आपके समुद्री खीरे में, सी कुकुम्बर में ही पाया जाता है, और किसी में नहीं पाया जाता। और इसी के माध्यम से अपना श्वसन उत्सर्जन जो भी चीजें करता है, ऑक्सीजन लेता है, खाना लेता है, और इसी के माध्यम से चलता भी है। ये चलता भी है, मतलब समुद्री जो खीरा बोल रहा हूँ ना, सी कुकुम्बर, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के रूप में भी काम करेगा ये, और हाथ पैर जैसे भी काम कर सकता है ये। तो याद रखना, समुद्री खीरे में, सी कुकुम्बर में पाई जाती है जल संवहन प्रणाली। इन 4 ऑप्शन में बता रहा हूं भाई। ऑप्शन 37, स्टारफिश किस समूह से संबंधित है? स्टारफिश बिलोंग टू द ग्रुप इकाइनोडर्मेटा, एनीलिडा, पोरीफेरा या फिर निमेटोडा। तो एनीलिडा में तो खंड खंड में पड़ा होता है, पोरीफेरा में तो स्पंज वाले होते हैं, निमोडेटा मैंने बताया नहीं, बचा क्या? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की अंतर्गत ही आता है। इकाई मतलब 1 और इसमें 5 होते हैं, मैंने बताया। कटल फिश, समुद्री आर्चिन भी इसी में नोट कर लेना, जिसको अरस्तु का लाल टेन भी बोला जाता है, वो भी आर्चिन भी इसी के अंतर्गत आता है। किसमें? इकाइनोडर्मेटा में। अगला है, केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली कौन सी? इज द ओनली फिश फाउंड इन द सी। तो भैया सारी मछली समुद्र में पाई जाएगी। तो केवल बोलने का मतलब क्या है? तो कुछ मछलियां ऐसी भी तो है जो ताजे पानी में, मीठे पानी में, नदियों के पानी में भी पाई जाएगी। तो पूछना ये वही चाह रहा है कि भैया समुद्र में कौन सा होगा केवल और केवल? कुछ तो मीठे पानी में भी पा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है ना। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे होंगे जो केवल समुद्र में मिलेंगे। ऑप्शन देखो, जेली फिश, सिल्वर फिश, डॉग फिश, स्टार फिश। जो स्टार फिश होता है ना आपका, ये केवल और केवल किस में पाया जाएगा? आपके समुद्रों में पाया जाएगा। स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है, जेली फिश भी उसी में आता है, लेकिन ये केवल और केवल आपके किस में आएगा? खारे पानी में, समुद्र के पानी में। बाकी सब ताजे पानी में भी रह सकते हैं। डॉग फिश किसको बोलते हैं मैं बता देता हूँ, शार्क को। शार्क को डॉग फिश भी बोला जाता है। सिल्वर फिश और जेली फिश ये सब ताजे पानी और खारे पानी दोनों जगह रहेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? कशेरुकी का मतलब होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी ना हो। जिसमें क्या ना हो? रीढ़ की हड्डी ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कशेरुकी जीव बोलते हैं। उसको हम लोग कशेरुकी जीव बोलते हैं। और जिसमें होता है उसको हम लोग कशेरुकी जीव बोलते हैं। और जिसमें नहीं होता है उसको हम लोग अकशेरुकीय बोलते हैं। इंग्लिश में इसी को क्या बोलेंगे सर? तो इसको बोलते हैं वर्टिब्रेट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट अ वर्टिब्रेट? तो किसमें कशेरुकी नहीं होता, मतलब रीढ़ की हड्डी की जैसी संरचना ऐसी नहीं पाई जाएगी। केंचुआ, छिपकली, मछली, मेंढक। अरे इसमें पाई जाएगी क्या? पाई जाती तो होता थोड़ी। यही राइट आंसर होगा आपका। छिपकली कभी मर जाए तो देखना बीच में आपकी हड्डी दिखती है। मछली अगर खाते होगे तो बीच में एक हड्डी दिखती है। मेंढक, इसमें भी बीच की हड्डी होती है, इसमें नहीं होती। तो केंचुआ आपका राइट होगा। तो ये कैसा है? अकशेरुकी है। अकशेरुकी मतलब नॉन वर्टिब्रेट। हमारे शरीर में भी पाया जाता है, जितने भी मवेशी होते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, उनमें भी पाया जाता है। सारे स्तनधारियों में आपके कशेरुकी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा कैरेक्टर नहीं है किसका? वर्टिब्रेट्स का। उनके जीवन के एक स्तर पर पीठ रज्जु का निर्माण होता है। हाँ बिल्कुल होता है।
वे सममित होते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, इस सिमेट्रिक नहीं होते, असिमेट्रिक नहीं होते, वो सिमेट्रिक होते हैं, उनकी आकृति एकदम निश्चित होती है। वे त्रिस्तरीय ट्रिपोप्लास्टिक होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। वे सिलोमेट होते हैं, हाँ बिल्कुल सिलोमेट होते हैं। तो क्या नहीं होगा इसका आंसर? तो ये नहीं होगा, तो ये इसकी विशेषता नहीं, ऑप्शन भी करेक्ट है। हमारे अंतर्गत एक रीड भी तैयार होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट बोलते हैं। तो नॉट कोड इज फॉर्म्ड एट वन स्टेज ऑफ देयर लाइफ, बिल्कुल सही है। दे आर ट्राइप्लोप्लास्टिक होते हैं, हाँ डाइप्लास्टिक नहीं, ट्राइप्लोप्लास्टिक होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक नहीं होते, सॉरी ट्रिप्लोप्लास्टिक ही होते हैं, या ट्राइप्लोप्लास्टिक जो भी बोलो। दे आर सिलोमेट्स, बिल्कुल सिलोमेट्स होते हैं। तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा, असमित, असिमेट्रिक नहीं सिमेट्रिक इसका राइट आंसर होता। अगला है, उभयचरों में सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा होती है, पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा होती है, बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है, बिना पंख के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। तो भैया सल्क कहीं पाया जाता है क्या उभयचरों में? उभयचरों के बारे में बताना, उसमें सल्क पाया जाएगा क्या? सल्क का मतलब होता है जैसे मछली के ऊपर जो स्किन होती है ना, उसको सल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्क बोलते हैं। तो ये तो नहीं होता, तो ये तो नहीं होगा। पंखों के साथ, पंख कहाँ होते हैं? उभयचर, जैसे कि मेढक के बारे में बात करूं, उभयचर है, पानी भी रह सकता है, मिट्टी में भी रह सकता है। पंख होते हैं क्या? नहीं होते। बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है, बाल देखो कभी मेढक के ऊपर? नहीं देखा है। बिना पंख की ग्रंथि वाली त्वचा होती है, हाँ बिना पंख के बोल रहा है, मतलब पंख तो नहीं है, मैंने पहले बताया। तो ग्रंथि वाली त्वचा होती है, बिल्कुल ग्रंथि वाली त्वचा होती है। स्किन में उसके क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं। तो क्या होता है? ग्लैंडुलर स्किन पाया जाता है किसके अंतर्गत? विथआउट विंग्स दे हैव ग्लैंडुलर स्किन्स। हु? एम्फीबियंस। कौन? एम्फीबियंस, उभयचर। एम्फीबियंस के में विंग्स तो नहीं होते, पंख तो नहीं होते, लेकिन ग्रंथि वाली त्वचा जरूर होती है। अगला है एनिमल और उसके वैज्ञानिक नाम, जैसे एशियाई मेंढक। अरे भैया इससे ना सरल क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता, इससे सरल क्वेश्चन। एशियाई मेंढक को हम लोग बोलते हैं राना टिगरीना। क्या बोलते हैं? राना टिगरीना। अब ये कैसे याद रहेगा सर? अभी एक क्वेश्चन आया था हॉस्टल लर्निंग एग्जाम में, राष्ट्रीय सब्जी, वो आपको नहीं आ रहा होगा तो ये समझ में आता है, लेकिन अगर ये बोले ना कि शेर का, बाघ का, तेंदुआ का आपको ये नहीं आ रहा है, तो आपने अपने स्टडी लाइफ को सीरियसली नहीं लिया था। सिंपल सी बात है। बाघ का हर को किसी को पता है, टाइगर होता है, टिग्रिस याद रखना होता है, ये टाइग्रिस। तो ये सीधा सा दिख जाता है, बाघ का टाइग्रिस होता है। सी का 4 किसमें दिख रहा है? देख लो, सी का 4 इसमें एक ठोक में बस दिख रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ऐसे आप लगा सकते हैं। तेंदुआ लेपर्ड बोलते हैं, लेपर्ड। तो पैंथेरा पार्डस बोल रहा है, तो लेपर्ड पार्डस, लेपर्ड पार्डस थोड़ा सा हो रहा है। पैंथेरा इसमें भी था, पैंथेरा इसमें था, एक ही प्रजाति के जीव है, तो आप बना सकते थे डी का 3। तो डी का 3 इसी बस में दिख रहा है। बाकी आपको नहीं भी आता होता ना, केवल ये भेड़िया बस शायद नहीं जानते, लेकिन बना सकते थे। तो वही है, एशियाई मेढक का क्या होता है? राना टिगरीना होता है। क्या होता है? राना टिगरीना होता है। देन आपका भेड़िया का क्या होता है? भेड़िया, इसका होता है आपका कैनिस ल्यूपस। क्या होता है? कैनिस ल्यूपस होता है। बाकी को दोनों मैंने बता दिया। इसका होता है पैंथेरा टाइग्रिस और उसका होता है पैंथेरा पार्डस। अगला है, किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों तथा फेफड़ों के द्वारा होता है? तो गलफड़े और फेफड़े दोनों के द्वारा होगा यार, जो दोनों जगह पाया जाएगा। पानी में जा रहा है तो गलफड़े से, बाहर आ रहा है तो फेफड़ों से। ऑप्शन है फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स या एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस आपका राइट आंसर होगा। उभयचर, पक्षी फेफड़ों से कर रहा है, सरीसृप इसमें भी कुछ ना कुछ स्किन के माध्यम से करते हैं। ये आपका मत्स्य जो हो गया, फिश जो हो गया, ये गिल्स के माध्यम से करते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, और उभयचर कैसे हार्ट वाले होते हैं? जैसे कि मैंने कॉकरोच के बारे में बताया आपको, 13 चैम्बर होते हैं उसके हार्ट में। मनुष्य के में जैसे 4 चैम्बर्स होते हैं, वैसे ही पक्षी बोल दे या फिर आपको सॉरी पक्षी नहीं बोलूंगा, सरीसृप बोल दे या उभयचर बोल दे, उसमें 3 कक्ष पाए जाते हैं, पक्षी में नहीं। रेप्टाइल्स में और आपके एम्फीबियंस में हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, केवल 3 चैम्बर, याद रखना, ठीक है। आगे पूछा, किस वर्ग में प्राणियों में सल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्मा ग्रंथि होती है? चिकना, श्लेष्मा मतलब चिकना सतह हो जाएगा। चिकना किसका होता है? एनिमल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास लैक स्केल्स, मतलब स्केल्स नहीं पाए जाएंगे, एंड हैव म्यूकस ग्लैंड्स इन देयर स्किन। तो चिकना हो जाता है। तो सरीसृप, रेप्टाइल्स स्कल्स होते हैं। मत्स्य स्कल होता है, एविज होता है, उभयचर में नहीं होता। उभयचर में कभी भी आपको स्कल नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी त्वचा चिकनी होती है। जैसे कि इसको देखना, मेढक को देखना, ऊपर का सतह हार्ड भी रहेगा, चिकना भी रहेगा। सॉरी, हार्ड मेढक का नहीं होता, नरम रहता है लेकिन चिकना होता है। कछुए का देखना, कछुए का हार्ड रहता है, चिकना भी रहता है। तो ये क्या है? उभयचर में आते हैं, एम्फीबियंस में। तो इनके में होता है, स्कल की कमी नहीं होती। स्कल वही मैं बता रही हूँ, जैसे मछली है, मान के चलो, भले वैसा डिजाइन नहीं बना, लेकिन मान के चलो मछली है, ऐसे स्कल्स लगे होते ना, ये चीज की बात कर। उभयचर इसका राइट आंसर था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा
अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। अकशेरुकीय प्राणियों में शामिल नहीं है। अकशेरुकियों में कौन नहीं है भैया? अकशेरुकी अभी मैंने बताया, मतलब इन वर्टिब्रेट्स या नॉन वर्टिब्रेट्स बोल सकते हो। इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स क्या थे? जिसके अंतर्गत रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी। इसमें नहीं है। किसमें नहीं है? एरेक्निड में, कीट में, मोलास्का प्राणी में, सरीसृप में। तो रीढ़ की हड्डी मोलास्का सरीसृप में तो होती है, मोलास्का प्राणियों में, इंसेक्ट में या एरिकनिड में। तो आपका मोलास्का बोल सकते हो कि इसमें विशेषकर नहीं पाया जाता। किसमें? आपके मोलास्का में नहीं पाया जाएगा, ये बोल सकते हो। मोलास्का है या कीट है, एक बार मैं देख लेता हूं। ओ सॉरी, सरीसृप में नहीं पाया जाता। ठीक है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। सरीसृप याद रखना। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में जो होती है कशेरुक नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? अकशेरुकी प्राणी में शामिल। अच्छा सॉरी, उल्टा बोल रहा है, सही बता रहा था, प्रश्न मैंने ही गलत पढ़ लिया। इसमें नहीं बोल रहा है, कौन शामिल नहीं है? अकशेरुकी मतलब किसके अंतर्गत रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी। उल्टा बोल सकते हो आप लोग। अकशेरुकी प्राणी मतलब किसके अंतर्गत रीढ़ की हड्डी नहीं है, उसमें शामिल नहीं है। तो अकशेरुकी प्राणी में शामिल नहीं है, जिसके अंतर्गत रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, ऐसा कौन है पूछ रहा है। तो इसमें तो पाई जाती, सही बता रहा था, इसमें पाई जाती, तो यही शामिल नहीं होगा आपका। मोलास्का में नहीं मिलता, नरम होता है पूरा, बाहरी आवरण बस होता है, हड्डी वड्डी नहीं होता। कीट इसमें भी नहीं पाया जाता। एरेक्नोइड इसमें भी नहीं पाया जाता, एरेक्निड में। ठीक है, क्वेश्चन मैंने उल्टे तरीके से पढ़ लिया था, तो जैसे मेरी से गलती हो गई अभी पढ़ाते पढ़ाते, हो सकता है आप लोगों से भी हो जाए। क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ना। किसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, ये पूछ रहा है वो। उनमें शामिल नहीं है। किसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, उसमें शामिल नहीं है। अकशेरुकीय प्राणियों में शामिल नहीं, यही पूछ रहा था। इसमें पाई जाती, बाकी सब में नहीं पाई जाती। तो बाकी सब में जब नहीं पाई जाती तो कौन शामिल नहीं है इसमें? सरीसृप बस शामिल नहीं होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 4 स्टेजेस ऑफ द साइकिल ऑफ मॉस्किटो। तो पहले जब मच्छर पनपता है ना, तो उसके एग्स आते हैं। क्या होते हैं? एग्स। 24 घंटे 30 घंटे के अंतराल में उसके एग लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें? एग लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो, एग के बाद लार्वा किस में आता है? यहाँ एग था, यहाँ भी एग था, ये तो यहाँ भी एग था, तो ये तीनों आ सकते थे। देन यहाँ भी लार्वा था, यहाँ भी लार्वा था, यहाँ प्यूमा नहीं। पहले लार्वा बनता है, फिर लार्वा से प्यूमा बनता है, और प्यूमा से फिर वो फुल स्टेज में आ जाता है, जहां से वो आपको काटने के लिए दौड़े। तो एक्स, लार्वा, प्यूपा, प्यूपा बोलते, सॉरी प्यूमा बोल रहा था, प्यूपा एंड इंटीग्यूमेंट। तो ये याद होता है इंटीग्यूमेंट। 4 प्रोसेस होते हैं, पहले अंडा होगा, फिर लार्वा होगा, फिर प्यूपा होगा, फिर पूर्णांक पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाएगा। और 21 दिन से ज्यादा नहीं जीते कोई भी मच्छर, उसको खाना मिले ना मिले, वो आपको काटे या ना काटे, 21 दिन ही जिएगा वो। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? मतलब त्वचा ड्राइड होगा और ग्रंथि विहीन होगा, ग्रंथि उसमें नहीं पाई जाएगी। सरीसृप, पक्षी वर्ग, स्तनधारी या उभयचर? तो उभयचर में तो पाए जाते हैं, शुष्क नहीं होता लेकिन पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद स्तनधारी, हमारे ऊपर तो ग्रंथि ही ग्रंथि है भाई, कभी भी कमी पड़ी है ग्रंथियों की नहीं। पक्षी वर्ग, इसमें भी ग्रंथि पाई जाती है, त्वचा शुष्क होती है लेकिन कैसी? पंखों वाली। सरीसृप, इसकी नहीं होती, इसमें ग्रंथियां नहीं पाई जाती ऊपर की ओर। ठीक है, तो त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है किसकी? तो ग्रंथि विहीन होती है आपकी सरीसृप की। बाकी सभी में ग्रंथियां तो पाई ही जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान में रखना। वो अकशेरुकी वाला अगर किसी को डाउट हो रहा हो तो फिर से बता देता हूं, अकशेरुकीय जीव में शामिल नहीं है बोला। तो अकशेरुकी के मतलब होता है कि जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी ना हो। तो सांपों में तो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ऐसे बीचों बीच, जैसे मछली में पाई जाती है वैसे ही, तो वो तो सही आंसर होगा। बाकी सब में नहीं पाई जाती, तो आपका नहीं सॉरी, बाकी सब में पाई जाती है, अकशेरुकी जीव होते हैं। ठीक है, अधिकांश सरीसृपों में एक क्या होता है? खालिस्तान। 4 कक्षी जीव, 4 कक्षी हृदय होती है, अपूर्ण 3 कक्षी या 3 कक्षी 2 कक्षी, 3 होता है, कंप्लीट होता है ना। इसमें कंप्लीट 3 हार्ट होते हैं, 3 चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं, 3 चैम्बर हार्ट होता है। जैसे हमारे अंदर 4 होता है ना, 2 आलिंद 2 नीला, वैसे इसके अंतर्गत भी 3 होते हैं। इसमें सरीसृप में, सेम उभयचर में भी होता है। अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है, एक कोशिकीय, जरायुष, समसूत्री, अंडज। व्हाट आर द एनिमल्स दैट ले एग्स कॉल्ड? यूनिसेलुलर, विपिपेरस, मिटियोटिक या फिर ओविपेरस? तो ओविपेरस बोला जाता है, अंडज प्राणी बोले जाते हैं। अंडज मतलब जो अंडे दे रहा है उसको अंडज बोलोगे, ओविपेरस बोलते हैं, पेरोस बोलते हैं, ओविपेरस। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से अच्छा इसके अंतर्गत कौन आ सकते हैं? सांप आ सकता है, आपका देता है अंडा। ठीक है, और कौन अंडा देते हैं?
आपके छिपकली, सरीसृप, रेप्टाइल्स के अंतर्गत की बात कर रहे हैं ना, रेप्टाइल्स में ये सब आएंगे आपके। अंडे तो जैसे पक्षी भी देते हैं, लेकिन पक्षियों का अलग वर्ड होता है। जैसे मत्स्य, मछलियों का अलग ग्रुप है, वैसे ही आपके पक्षियों का अलग ग्रुप है, ह्यूमंस का अलग ग्रुप है। वैसे इसमें ये जो अंडज वाले हैं, ये आपके रेप्टाइल्स के अंतर्गत मैं बता रहा हूँ। आपके सांप हो सकते हैं, आपके छिपकली हो सकते हैं, वो इसके अंतर्गत आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? कौन सा रेप्टाइल के अंतर्गत नहीं आता? रेप्टाइल में कौन नहीं आएगा? कछुआ, मगरमच्छ, तोड़, सर्प। तो भैया मगरमच्छ तो रेप्टाइल होता है, कछुआ भी ऐसे शरीर के भर पूरा पूरा चलता है। तोड़ नहीं आता, कौन नहीं आता? तोड़। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 50वें का। तोड़ इसके अंतर्गत नहीं आता। कौन नहीं आता? तोड़ इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो जो पक्षी सबसे छोटा हो वही सबसे छोटा होगा। जो पक्षी सबसे छोटा है उसका अंडा भी क्या हो गया? ठीक है ना। किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो भैया एक चीज बताओ, जो पक्षी खुद छोटा है उसी का तो क्या होगा? अंडा भी सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। चलो, हमिंग बर्ड सबसे छोटी पक्षी होती है, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है भाई? किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? क्या था ऑप्शन? पक्षी, उभयचर, मत्स्य, सरीसृप। तो ये बर्ड्स, जो बर्ड्स होते हैं वो आपके, इनका जो रक्त होता है ना गर्म होता है। इसलिए देखना, किसी व्यक्ति को अगर लकवा मार जाए, क्या मार जाए? लकवा मार जाए, तो उनके ऊपर कबूतर का खून लाकर लगाया जाता है बार बार। कारण क्या है? क्योंकि उनका शरीर जो है, लकवा जिसको मारता है उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। उसको वापस एक्टिव करने के लिए उसके ऊपर उसके खून को रगड़ा जाता है, उसकी मालिश की जाती है, या उसको खिलाया या पिलाया भी जाता है। तो किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? तो पक्षियों का गर्म होता है। मत्स्य का नहीं होता, ये कुल्ल खून वाले होते हैं, मतलब इनका खून ठंडा होता है। उभयचर का भी नहीं होता, सरीसृप का भी नहीं होता। अगला है, स्तनधारी प्राणी जगत का एक समूह है, इसके लिए कौन सा कथन सही है? मतलब मैमल्स आर ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स, विच स्टेटमेंट इज राइट फॉर देम? पहला है द हार्ट हैज 4 चैम्बर। ओके, हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, सही बात है, पहला तो सही है। कौन सा सही है बोले तो यही सही है। अगला, कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं तथा गर्म रक्त वाले भी होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं भाई, कुछ अंडे भी देते हैं और गर्म रक्त वाले भी होते हैं। ठीक है। इस वर्ग के जंतु अनियत तापी होते नहीं, नियत होता है इनका, कोल्ड ब्लडेड नहीं होते, एकदम फिक्स होता है, समान तापी होते हैं। आप कैसे भी रखो, इनका ब्लड का टेम्परेचर चेंज नहीं होता ज्यादा। तो ये गलत है, पहला दो सही था, ये गलत है। सबसे बड़ा स्तनपाई ब्लू व्हेल, हाँ बिल्कुल सही है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा अगर स्तनपाई है, मैमल्स है, तो सबसे लार्जेस्ट मैमल कौन है? इस आपका ब्लू व्हेल है। अगला है, चौथा भी सही है। इनके त्वचा पर श्वेत ग्रंथि और तैली ग्रंथि, बिल्कुल। आपके नाक के चारों ओर तेल आ जाता है ना, क्यों है? तैली ग्रंथि। स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ऑयल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, हमको पसीने भी आते, तो ये भी सही। तो पांचवा हमारा सही था, बिल्कुल सही था। ठीक है, तो कौन से कथन सही है? तो हमारे पहले तो सही था, ठीक, पहला सही है। पांचवा भी हमारा सही है, चौथा भी हमारा सही है, और दूसरा भी। तो ये सॉरी, पहला, दूसरा और चौथा सही है। किसके लिए पूछ रहा है? प्राणी, स्तनधारी। तो त्वचा पर श्वेत ग्रंथि और तैली ग्रंथि, अच्छा नहीं पाई जाती बोल रहा, सॉरी, इसमें बोल रहा नहीं पाई जाती बोल रहा है, ये मिसकंफ्यूजन हो गया था आज। नहीं वर्ड को ध्यान में रखना, 2 बार तो मुझसे ही गलतियां हो गई, तो ऐसी गलतियां होते रहती, ध्यान में जरूर रखना। तो नहीं पाई जाती बोल रहे, तो ये गलत हो गया, पाई जाती है, पाई जाती है हमारे अंदर, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या है? 1, 2 और 4, 1, 2, 4 ऑप्शन है, तभी मैच नहीं कर रहा था ऑप्शन। ये नहीं पाई जाती, हमारे अंदर पाई जाती है, तो ये गलत हो गया हमारा। हमको सही पूछा था, तो 1, 2 और 4 ही सही होता है। अब किसी को लग रहा होगा कि कैसे सर कुछ अंडे देते हैं? हाँ देते हैं अंडे, और बाद में वो स्तनधारी भी होते हैं, अंडे देते हैं, उसी के माध्यम से बच्चों का जन्म होता है, और वो गर्म खून वाले होते हैं। अगला है, पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है? डॉल्फिन, हाथी, हिरन, हिप्पोस। इससे पहले मैं बोलूंगा कि जितने लोग भी वीडियोस देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा क्लास को,
ताकि ऐसे ही मैं वीडियोस और लेकर आऊं, जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, ये लगातार आप चलेंगी, अब किसी भी दिन ऐसा नहीं होगा संडे को छोड़कर कि आपको वीडियोस नहीं मिल रहे। लगातार आपको आपके एग्जाम होने तक ये सीरीज ऐसे ही चलती जाएगी। साथ में हम लोग एनटीपीसी के लिए भी अलग से क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे, उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। तो इसका आंसर होगा आपका डॉल्फिन। कोई बताने वाली बात भी नहीं थी इसमें। सबसे अगर बुद्धिमान है तो कोई है, डॉल्फिन है। और ये हमारी क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय जलीय, राष्ट्रीय जीव नहीं बोल रहा हूं मैं, राष्ट्रीय पशु नहीं बोल रहा हूं मैं, राष्ट्रीय जलीय जीव बोले तो आपको गंगा डॉल्फिन आंसर लेना। केवल डॉल्फिन भी नहीं, गंगा डॉल्फिन, ये नाम याद रखना। जैसे सब्जी पूछ दिया ना तो कुछ भी पूछ सकता व्यापम, तो आप याद रख लेना भैया पहले के जमाने के, जैसे कि राष्ट्रीय पशु क्या है, पक्षी क्या है, राजकीय पशु पक्षी क्या है, ये सब चीज ध्यान में रखना। तो ये हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव होती है, डॉल्फिन बहुत ज्यादा बुद्धिमान होती है। आगे है मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अंतःकंकाल उपस्थित, अंतःकंकाल मतलब इंडोस्केलेटन, अंदर भी तो कांटे होते हैं ना, तो हाँ होते हैं, दोनों सही है। इसका शरीर धारा रेखी होता है, हाँ बिल्कुल सही है। एक लाइन नुमा ही तो होती है मछली की आकृति की, और किसी तरीके से होती है। एक धारा रेखी होती है ना, एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक एकदम सीधी सीधी, तो हाँ बिल्कुल सही है ये भी। ये उष्ण रक्त वाले जीव होते नहीं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये वार्म ब्लडेड नहीं होते। इनकी त्वचा, तो कौन कौन सा सही होगा? हमको सही पूछा है प्रश्न में, क्या कौन सा कथन गलत है? अच्छा गलत है पूछा, तो आपका चौथा गलत हो गया। इसकी त्वचा सल्कों से ढकी होती है, सही बात है, सल्क पाए जाते हैं उसके ऊपर। उसके बाद ये अपने गलफड़ों का उपयोग करके पानी में घुलित ऑक्सीजन प्राप्त करती है, ये भी सही है। ये भी इसमें क्या है, सही है। तो क्या पूछ रहा था, गलत कौन सा है? केवल चौथा ही तो गलत दिख रहा है यार, केवल 4। और पहला क्या था? 3 प्रकोष्ठ होते हैं इसके हृदय में, इसके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। अच्छा 2 प्रकोष्ठ होते हैं बोल रहे हैं, ठीक है। 3 हमारे होते हैं सरीसृप में और उभयचर में, रेप्टाइल्स एंड एम्बीफियंस में होते हैं आपके 3, इसके अंतर्गत होते हैं 2। तो ये गलत हो गया आपका पहला और छठवा। तो पहले और चौथे, सॉरी छठवा नहीं, चौथा, पहला और चौथा आपका गलत था। बाकी ये सही था कि गलपड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं, सही बात था। स्कल पाए जाते हैं, सही बात था। शरीर धारा रेखी होती है, सही बात थी। अंतःकंकाल मतलब इंडोस्केलेटन सिस्टम पाया जाता है, सही बात था। ये गलत था और ये आपका चौथा गलत था। उसमें किसी भी प्रकार का उष्ण रक्त नहीं होता, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और 2 चैम्बर होते, 3 चैम्बर नहीं होते, 2 चैम्बर होते। किसके अंतर्गत? मछलियों के अंतर्गत। 3 चैम्बर वाले कौन थे? रेप्टाइल थे और आपका एम्फीबियंस थे, सरीसृप और उभयचर। तो ये 55 क्वेश्चन थे आपके इस एनिमल किंगडम से रिलेटेड। 1-2 जगह फंबल हो गए आज क्वेश्चन, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ठीक है, आपके लिए स्मूथली वीडियोस में लेकर आने का प्रयास करता हूं। कभी कभार हो जाता है ऊपर नीचे, तो इसका ध्यान मैं भी रखूंगा अगली बार से। और आप लोग भी जैसे मुझसे गलतियां हुई उस पर ध्यान रखिएगा कि प्रश्नों को पढ़ने में ऐसी गलतियां ना हो, या स्टेटमेंट को पढ़ने में ऐसी गलतियां ना हो। ठीक है, तो आगे हम लोग अगले किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। और फिर से मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो कोर्स अवेलेबल है प्रयोगशाला परिचारक की, वो आप परचेस कर सकते हैं, टेस्ट परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी की और भी मजबूत कर सकते हो। जो मुझसे पढ़ रहे हो और जानते हैं कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, कैसा हमारे क्लासेस चलती है, बहुत ही लाइट वे में हम लोग साइंस को पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।